चलो देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले किरचॉफ के नियम पढ़े थे, ठीक, किरचॉफ के दोनों हो गए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सेकेंड नंबर पे, व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ा था, है ना, व्हीट स्टोन भी पढ़ लिया। और व्हीट स्टोन के बाद हमने क्या पढ़ा, मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद इस चैप्टर में हमने पहले जब किरचॉफ के नियम पढ़े थे वहाँ पे साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था, ठीक है। देखो आज जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा अलग टॉपिक है। जैसे कि बेसिकली हम यहाँ पे करंट को समझेंगे कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक टर्म बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो अगर ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन को ही ऑब्जर्व करते हैं। वो मान लो वो इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर चला गया, कोलाइड हो रहा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, कोलाइड। लेकिन हमने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, इधर हायर पोटेंशियल पॉजिटिव और इधर लोअर पोटेंशियल निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो ऐसे जा रहा था विदाउट एक्सटर्नल बैटरी, लेकिन जब हमने बैटरी लगा दी तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा एक चार्ज अगर Q है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस पर फोर्स लगने लगता है F बराबर कितना, QE। वही चीज यहां पे अगर हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। अगर फोर्स लगने लगा तो वो अपनी जगह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये देखो अपनी जगह से वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो कोई ना कोई वेलोसिटी से शिफ्ट हुआ होगा, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले तुम लोग ऐसे पढ़ते थे भैया सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन जा रहा, ऐसा कभी इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो मूव किया करते हैं, जैसे हम उस पर बैटरी लगाते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाते, शिफ्ट हो जाते। उस शिफ्ट वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टर्म आया समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा टर्म हम यहां पे पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट जो टर्म होगा रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क से रिलेट नहीं करना है, ये टॉर्क को भी टाउ से डिनोट करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम भी हम टाउ से ही डिनोट करते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर तक, यहां कुछ मिल गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या कुछ भी मिल गया, यहां से कोलाइड हो गया, तो अपना उसने पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। फिर यहां उसको कुछ मिल गया तो फिर उसने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे लड़ रहे हैं ना बहुत सारे बॉल्स, जैसे एक जगह से लड़ रहे हैं, तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहां से लेके यहां तक का पहुंचने का जो समय है उसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से लेके यहां तक का जो पहुंचने का समय है उसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से लेके यहां तक पहुंचने का जो समय है उसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम तो बहुत सारे होंगे, सब अलग अलग होंगे। हम किसको ऑफ करो इसे, रिलैक्सेशन टाइम देखो यहाँ पे, यहां से यहां पहुंचे तो समय में भी कुछ और हो, यहां से यहां पहुंचने में समय कुछ और हो, यहां से यहां पहुंचने में समय कुछ और हो। तो क्या सब एक एक इलेक्ट्रॉन की रिलैक्सेशन टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम इज अ एवरेज टाइम, ठीक है। मान लो इसका रिलैक्सेशन टाइम 3.5 है, इसका रिलैक्सेशन टाइम 3.2 है, इसका रिलैक्सेशन टाइम 3 है। तो इन सबका क्या ले लेंगे, नेट रिलैक्सेशन निकालने के लिए इनका सबका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। तो रिलैक्सेशन टाइम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन is called relaxation time, ठीक। इट इज, दूसरा पॉइंट अगर इस पे लिखें,
ये किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई टाउ। ठीक, ये हो गया 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। एक तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, दूसरा उनके बीच का जो कोलिजन का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये नोट करो, पॉज करो इसको। चलो देखो यहाँ पे एक चीज और, रिलैक्सेशन टाइम बेटा किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ठीक, वी और प्रीफिक्स में डी लिख लो, ये यहाँ पे नहीं लिखे थे। नेक्स्ट डेरिवेशन है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और 3 नंबर में पूछा जाता है पेपर में कई बार। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? वी डी। मतलब कोई आई का ऐसा फार्मूला जिसमें वी डी है, बेसिक फार्मूला ये होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। बाकी सब चीजें क्या है अभी देखते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having area of cross section of that conductor is A। ठीक है, the number density of electron is n। what is number density? number density is number of electron per unit वॉल्यूम। एक वॉल्यूम पे यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल। लेट सपोज एन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अ डिस्टेंस L। ठीक है, विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। व्हेन वी अप्लाई अ बैटरी, जब उस पर हम बैटरी लगाएंगे तभी तो वो अपनी जगह से शिफ्ट होगा। तो ये इसका सिंपल सा कंसीडरेशन है। और लेट सपोज हाँ, इसमें स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो हमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्मॉल n। तो 2 वॉल्यूम में, अगर एक वॉल्यूम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 3 वॉल्यूम में 3। एक वॉल्यूम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 वॉल्यूम में कितना? 8। कैसे आया? 2 गुणे 4। ठीक, 3 वॉल्यूम में 3 गुणे 4, 4 वॉल्यूम में 4 गुणे 4, n वॉल्यूम में n गुणे 4, n मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो एक वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन और इसका पूरा वॉल्यूम बेटा कितना है? अब क्रॉस और डॉट नहीं लगाया करो, पूरा वॉल्यूम बताओ। एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, A इंटू एल, NaL, डेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन है, 10 हैं, 15 हैं, 20 है, 50 हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये नहीं लिखा। तो सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। टोटल चार्ज बेटा किससे डिनोट करते हैं? Q। और टोटल चार्ज होता क्या है? Ne। व्हाट इज N? N इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं कितने? NaL। इसको कैपिटल N से डिनोट कर लो। किससे डिनोट कर दो? कैपिटल N से। अब देखो टोटल चार्ज Q बराबर कैपिटल Ne। ये कैसे लिखा? Q बराबर Ne कौन से उससे आता है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल विद एन होल नंबर। या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तीन का होगा, या फिर एन का होगा, एन नंबर है। तो ये हो गया टोटल चार्ज निकल के आ गया Q इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू बेटा कितनी है? स्मॉल एन ए एल ई। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करेंट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करेंट I बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ Q एन ए एल ई, I इक्वल्स टू एन ए ई एंड डी एल बाई डी टी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे लेंथ एक वायर का नहीं यहाँ पे मान रहे हैं, वो तो कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे लेंथ जो है वो कितना ड्रिफ्ट हुआ है, वो ड्रिफ्ट जब किया, मान लो पहले वो यहाँ पे जा रहा था इस जगह पे, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे जा रहा था? इस जगह पे, इस जगह पे। उसके बाद वो ड्रिफ्ट हो गया, कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे। तो ये लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ चेंज भी हो सकती है समय के साथ, और dl बाई डी टी ही क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ वेलोसिटी। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी है कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I बराबर एन ई ए वी डी। क्या रिलेशन नहीं हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? ये रिलेशन कई बार पूछा जाता है और आगे कई जगह पे यूज भी करेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। देख लो इसे, नोट करो, कोई दिक्कत हो बताओ। मानो चलो देखो नेक्स्ट बेटा ऐसा टॉपिक है जो तुमने पढ़ा भी है काफ़ी पहले, ओम्स लॉ जानते तो है ही हो। V इक्वल्स टू आई आर, आज उसे डिराइव करना है कि V इक्वल्स टू। अच्छा ओम्स लॉ पहले तो डेफिनेशन सुने, उस डेफिनेशन को आज हम प्रूव करेंगे कि नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओम्स लॉ की डेफिनेशन ये थी, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट कीपिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट। मतलब लेंथ ना चेंज हो और एरिया ना चेंज हो, टेम्परेचर ना चेंज हो, तो फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पे आज तो हम एक फार्मूला निकालेंगे जहाँ से ये प्रूफ करेंगे कि लेंथ एरिया अगर चेंज हुआ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होगा। इनको सेम, वहाँ तो हमने केवल डेफिनेशन पढ़ ली थी, डेफिनेशन के ऊपर लिया, कहीं प्रूफ किया आज तक नहीं। आज प्रूफ करेंगे, आज ये भी प्रूफ करेंगे कि V इक्वल्स टू आई आर, then V upon I equals to R and that is a constant, that is a constant when length, area and temperature are same, constant, ये सब चीजें चेंज ना हो। चलो पहले तो देखें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द, और इसका डेरिवेशन 5 नंबर में आता है। ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली proportional to the applied potential। जो करंट है अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस, या फिर दैट आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट आर इज अ कांस्टेंट।
देन v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, दैट आर इज अ कांस्टेंट। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है कि v अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया v अपॉन आई इज अ कांस्टेंट, तो फिर इसका मतलब ओम्स लॉ हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये तो है ओम्स लॉ, v इक्वल्स टू आई आर, तो v अपॉन आई इक्वल्स टू आर एंड दैट आर इज अ कांस्टेंट। ये आर कांस्टेंट होगा कब, जब लेंथ एरिया टेम्परेचर क्या हो, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक, तो इसका प्रूफ करना है हमें। और बहुत सारी चीज़ें इसमें पता भी होगा कि रजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, इसकी यूनिट जो है ओम होती है। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ भी बनता है ओमिक कंडक्टर के लिए। कैसा ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है, वी आई ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो ये इतने में हो तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ ये अभी लिखा रहने देते। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। इसके बाद भी कई टॉपिक्स हैं जो ओम्स लॉ से ही डिराइव होंगे। जब रजिस्टेंस एक फार्मूला नया आएगा, रजिस्टिविटी एक नया फार्मूला आएगा, तो वहाँ पे हम ये पता करेंगे कि रजिस्टिविटी कौन कौन सी चीज़ों पर चेंज होती है, और रजिस्टिविटी मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। रजिस्टिविटी पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, पहले तो वही अपना कंसीडरेशन करें। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L having area of cross section A connected with a source battery with potential V, then some amount of current flow from positive terminal to the negative, that current is a I. There is a electrons, firstly we move, and due to potential difference the electron drift with a velocity, with a drift velocity Vd, and the electron collide with one each other with a relaxation time tau. ठीक है, ये हो गया इसका कंसीडरेशन। देन द इलेक्ट्रॉन हैविंग 2 फोर्स, 1 फोर्स, यहां पे 2 फोर्स लगेंगे। बैटरी लगा दी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अभी बताया फोर्स कितना लगता है। देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा F बराबर बेटा कितना होता है, QE। फॉर अ सिंगल चार्ज Q इक्वल्स टू NE, for a single charge n equals to 1, then q equals to E, then that force is equals to E capital E first, and again there is a change in velocity, drift velocity. ठीक है, there is a change in velocity, then there is a acceleration from मैकेनिकल फोर्स या फिर फ्रॉम F बराबर ma, कहाँ गया माउस, यहां पे देखो फोर्स बराबर एक और फोर्स आपने पढ़ा है, इस पे क्या पढ़ा है, फोर्स बराबर ma, 2 फोर्स हो गए। ऑन इक्वेटिंग फोर्स, यहाँ पे दोनों फोर्स को अगर हम इक्वेट कर दें तो F की वैल्यू बेटा कितनी आती है, ma इक्वल्स टू E कैपिटल E। देखो एक चीज और, यहाँ पर रियलिटी में जो फोर्स लग रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से वो अपनी जगह से क्या कर रहे हैं, एसिलरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिलरेट। तो यहाँ पर एक और फोर्स लगने लगा, कौन सा, एसिलरेशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स हुआ उसी की वजह से तो वो एसिलरेट हुए हैं,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स बराबर होगा एक्सीलरेशन वाले फोर्स के बराबर। तो यहाँ से ए बराबर निकाल लें तो ई कैपिटल ई अपॉन एम। बेसिकली एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो, माइनस लगा लो, लेकिन बाद में हमें उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में प्लस ही लेना है। तो ए बराबर कितना आएगा, ई कैपिटल ई अपॉन एम। यहाँ से कहीं से भी अभी ओम्स लॉ डिराइव नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या जानते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही जानते हो ना। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन में कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v की जगह क्या लिखते हैं, vd। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि भैया चार्ज कंडक्टर रखा होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो 10 इधर जाएंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज, रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब उसमें कोई नेट करंट नहीं होगी। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन में जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो किससे डिनोट कर दिया, टाउ से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vd बराबर 0, तो 0 अब हटा देते हैं, 0 और a रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो Vd बराबर बेटा कितना आ गया, a की जगह पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो Vd बराबर देखो कितना आ जाएगा, Vd बराबर E कैपिटल E टाउ अपॉन m। यहां पर कोई डाउट तो नहीं, ठीक। इधर वाला इरेज कर रहे जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके बाद देखो तो Vd हमारा कितना निकल के आया, Vd बराबर स्मॉल ई डेट इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, एम इज अ मास। किसका मास, हाँ यहाँ पे फोर्स बराबर जब एम ए लगाए हो तो किस पे लगाए हो, वो इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन हो रहा था तो एम ई भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर सभी जगह कर रहे हो तो सभी जगह लिखना, दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आ गया फ्रॉम डेफिनेशन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो अभी आपको बताया। I बराबर बेटा कितना होगा, NeaVd, पुटिंग वैल्यू ऑफ Vd, पुटिंग वैल्यू ऑफ Vd इन above इक्वेशन, I equals to NEA, the value of Vd is E, capital E electric field, tau is a relaxation time, that is a mass। यहाँ पे भी कहीं पे V अपॉन I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं आया अभी, लेकिन एक रिलेशन आप जानते हो। यहाँ पे देखो I तो आ गया, V नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr डिस्टेंस, E इक्वल्स टू इंटीग्रेट। तो दिस इज अ पोटेंशियल, दिस इज अ कंप्लीट डिस्टेंस। व्हाट इज द कंप्लीट डिस्टेंस, L, V अपॉन, रख दें यहाँ पे, I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन M L, दिस इज अ E, वैल्यू ऑफ E इज अ V अपॉन L। अभी भी V अपॉन I नहीं है तो, लेकिन अब ला सकते हैं इसको इधर लेके आके से। देखो बेटा I अपॉन V बराबर कितना हो जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML, लेकिन ये V अपॉन I नहीं है, I अपॉन V है। रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, इतना लिखो फिर करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बेटा क्या निकल के आया अभी, I बाई V। हमें तो ओम्स लॉ याद है, अब थोड़ा सा इधर वाला पार्ट हम इरेज कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि डायग्राम की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, और फोर्स बराबर क्यू ही, और उधर फोर्स लिख भी दिया हमने, ठीक है। इतने में हो जाएगा मेरा काम। अब सुनो, ये भी हटाओ, ठीक।
अब देखो हमने क्या पढ़ा था, पहले तो चलो v अपॉन आई, बेटा देखो क्या होगा, v अपॉन आई बराबर रेसिप्रोकल कर दिया, कितना आ जाएगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब v अपॉन आई तक की बात तो सही है, हम कैसे प्रूफ करें कि ये कांस्टेंट होगा? क्या ये रेजिस्टेंस है? देखते हैं, v इक्वल्स टू आई आर, तो v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है कि नहीं रेजिस्टेंस? तो r बराबर देखो एक और वैल्यू आ गई, r बराबर कितना, ml अपॉन v अपॉन आई, v अपॉन आई, तो ये r बराबर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। और बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ तुमको बताई जाती थी कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, तो कर तो रहा है लेंथ और एरिया पर डिपेंड, ठीक, लेकिन रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। अभी ये भी प्रूफ हो जाएगा कि उसमें लेंथ और एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये निकल के आ गया, लेकिन ये तो बात समझ में आ गई, v अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आ गई बात समझ में। लेकिन एक स्टार्टिंग में कंडीशन जो बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर रिमेन कांस्टेंट। तो देखो v अपॉन आई बेटा मास, लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, एरिया, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम क्या बोलते थे डेफिनेशन में, याद है कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मास को चेंज नहीं करेंगे, उसका लेंथ चेंज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी नहीं चेंज हो सकती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता, लेंथ भी चेंज हो सकती, टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा करने पर, इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेंगे। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, इसका मतलब जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता। क्या हो जाता, कम हो जाता। ये बात समझ में आई? इसका मतलब टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो टाउ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब बात समझ में आ गई कि v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट तब होगा जब वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम, टेम्परेचर नॉट चेंज, ठीक, लेंथ नॉट चेंज, एरिया नॉट चेंज, ठीक। बाकी तो n क्या है, स्मॉल n पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नहीं चेंज होगा। मेन जो फैक्टर है वो टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर ही लेंथ को चेंज कर सकता है, टेम्परेचर और भी चीज़ें हैं, प्रेशर और बाकी चीज़ें, वो सब चीज़ें मगर बहुत कंसिडरेबल नहीं होती। तो टेम्परेचर ही मेन है जो लेंथ, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर सकता है। इसका मतलब मेन टेम्परेचर को ना चेंज करें तो v अपॉन आई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देते हैं v अपॉन आई इक्वल्स टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट होगा, व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहां से एक चीज हम और डिराइव कर देते, रजिस्टिविटी। तुम्हें प्रूफ कर देते कि रजिस्टिविटी बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मुझे ये बताओ, तो आर की एक वैल्यू आ गई, ये समझ आई कि नहीं, ये है आर की वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज ये बताओ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से आप क्या जानते हो, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ऑन इक्वेटिंग विद इक्वेशन थर्ड, यहां भी आर है यहां भी आर है, तो रो एल अपॉन ए बाई इक्वेशन, या फिर वैल्यू ही रख दो ना, यहां पे आर की वैल्यू रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू इन बाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए।
ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो रो बराबर कितना आ गया बेटा, m अपॉन एन ई स्क्वायर ए तो होगा ही नहीं, टाउ। तो मुझे बताओ क्या रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रही? नहीं। तो बिल्कुल सही हम पढ़ते थे पहले कि रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन से ओम्स लॉ को प्रूव किया। यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस का नया फार्मूला पता किया। यहाँ पे क्या किया, रजिस्टिविटी का एक नया फार्मूला पता किया। कल जो भी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पे ये देखेंगे कि रजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर और बाकी चीज़ों को। ठीक है, तो ये नोट कर लो।